नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट में आज हम फंक्शन चैप्टर की स्टडी करेंगे। आज जो फंक्शंस की स्टडी हम जो करने जा रहे हैं तो उसके कुछ आउटकम्स हैं जो इस तरह हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू विल बी एबल टू, मतलब आप जब ये पूरा लेसन पढ़ लेंगे उसके बाद क्या क्या सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शंस को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे, हाउ टू एक्सेस फंक्शंस, डिफाइन पैरामीटर्स, डेटा टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशंस। मतलब जो फंक्शंस के अंदर में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनके डेटा टाइप्स और उनके स्पेसिफिकेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे ये सीख जाएंगे। एक्सप्लेन फंक्शंस, प्रोटोटाइप एंड रिकर्शंस, फंक्शंस का डिक्लेरेशंस कैसे होगा और उसका रिकर्शन कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। फिर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू सिंपलर वन यूजिंग फंक्शंस, मतलब फंक्शन का यूज करते हुए किसी बड़े प्रोग्राम जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उनको एक सिंपल प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ये सीख जाएंगे। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लास फंक्शंस के अंदर में जो स्टोरेज क्लासेस होते हैं उनके कंसेप्ट क्या होते हैं वो हम लोग समझ जाएंगे। तो इस तरह से फंक्शंस चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद हम ये आउटकम्स कोर्स आउटकम्स सीख जाएंगे। आउटकम से मतलब हमारा आउटपुट किस तरह से आएगा, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा। तो फंक्शंस की डेफिनेशंस हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट के ग्रुप को एक फंक्शन कहा जाता है। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क, मतलब किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट के ग्रुप को हम एक फंक्शंस के अंदर में लिखते हैं तो उसे हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शंस का उपयोग प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट रिपीट होते रहते हैं उनको किसी ग्रुप में रखकर हम फंक्शंस बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रोग्रामिंग है वो आसानी से हो जाएगी। प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करने से प्रोग्राम अधिक रीडेबल हो जाता है और मेंटेनेबल हो जाता है। हर सी प्रोग्राम बनाने के लिए हमको कम से कम एक मेन फंक्शंस होना आवश्यक है, मतलब जो भी हम सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम कम से कम एक मेन फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम फंक्शंस कहते हैं, ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से पढ़ सकें और उसका मेंटेनेंस कर सकें। तो नीड्स ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के क्या क्या आवश्यकताएं। फंक्शंस आर यूज्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, फंक्शंस जो हम यूज कर रहे हैं वो उनके इतने रीजंस की वजह से फंक्शंस यूज करते हैं। तो टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब जो कोड हम लिख रहे हैं, कोड यानी कि जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फंक्शंस की आवश्यकता होती है। इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका बार बार उपयोग करने के लिए जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए हमको फंक्शंस की नीड्स है। डिबगिंग ऑफ द कोड वुड बी इजियर इफ यू यूज फंक्शंस एज एरर्स आर इजी टू बी ट्रेस्ड। डिबगिंग से मतलब यह है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना, ट्रेस करना और उसको रिप्लेस करना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उसको आसान करने के लिए हमको फंक्शन की आवश्यकता होगी। रिड्यूस द साइज ऑफ कोड, मतलब जो प्रोग्राम हमने लिखा उसका जो साइज है, मतलब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो उस साइज को हम रिड्यूस करने के लिए फंक्शंस का उपयोग करते हैं। मतलब एक जो सिंपल प्रोग्राम होगा, यदि हम फंक्शंस नहीं बनाएंगे और प्रोग्राम लिखते जाएंगे तो बहुत सारे स्टेटमेंट उसमें डुप्लीकेट स्टेटमेंट से भी आएंगे। डुप्लीकेट से मतलब यह है कि
स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे रिपीट स्टेटमेंट का रिपीटिशन को रिड्यूस करने के लिए फंक्शंस की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से फंक्शंस के नीड्स हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस के कितने टाइप्स है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी ऑन बेसिस ऑफ वेदर इट इज डिफाइंड बाय यूजर और नॉट। मतलब दो तरह के फंक्शंस हम सी में देखते हैं, यूजर के द्वारा डिफाइन किए हुए या नहीं किए हुए। तो जनरली हमारे पास दो तरह के फंक्शंस है हमारे पास। तो पहला है लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस हम देखते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस आर द इनबिल्ट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब जो पहले से बने हुए फंक्शंस इनबिल्ट, यानी कि सी कंपाइलर जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो फंक्शंस पहले से डिफाइन है, ऐसे फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। जैसे मेन फंक्शंस मेन फंक्शन जो है किसी भी प्रोग्राम, जो सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मेन फंक्शंस की आवश्यकता होती है, इनका एग्जीक्यूशंस के लिए मेन फंक्शंस की जरूरत होती है। यह भी एक लाइब्रेरी फंक्शंस है। दूसरा है प्रिंटफ फंक्शंस। प्रिंटफ इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट इन सी प्रोग्राम के बाद जब आउटपुट डिस्प्ले होता है तो वो प्रिंटफ फंक्शंस के द्वारा होता है। स्कैनफ फंक्शंस, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके लिए जो इनपुट हम देते हैं, तो स्कैनफ फंक्शन से हम इनपुट प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से जो ये तीन तरह के जो फंक्शंस यहाँ पर दिखाए हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। और भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए हुए रहते हैं। तो द यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। तो इनकी आवश्यकता के अनुसार यूजर जो है अपने फंक्शंस डिफाइन करता है, तो उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। सी प्रोवाइड्स प्रोग्रामर टू डिफाइन देयर ओन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्रोग्रामर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर उसके खुद के फंक्शंस डिफाइन कर सके उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो ऐसे फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैज टू कंपोनेंट्स, द फंक्शन हेडर एंड बॉडी ऑफ द फंक्शंस। मतलब जो फंक्शंस हमारा होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है फंक्शन हेडर और दूसरा होता है बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो द फंक्शन हेडर इज द डेटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। मतलब जो फंक्शन हेडर होता है उसमें जो डेटा टाइप होते हैं उनकी वैल्यू को रिटर्न करता है, फॉलोड बाय फंक्शन नेम। जो भी फंक्शन नेम हम देते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रिटर्न टाइप, मतलब ये डेटा टाइप हो गया, और फंक्शन नेम, तो जो भी फंक्शन नेम हम यूज करेंगे उसमें जो टाइप होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा वैल्यू को रिटर्न करते हैं। एंड ए सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय, मतलब सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब एक से अधिक आर्ग्यूमेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं, उनको सेपरेटेड बाय कामा, मतलब कामा से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, मतलब ये पैरेंथेसिस है, इनके बीच में हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। इन जनरल टर्म्स फंक्शन हेडर स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज। तो इस तरह से फंक्शन हेडर हम लिखते हैं जिसमें टाइप 1 यानी कि डेटा टाइप, और आर्ग्यूमेंट 1 यानी कि जो भी वेरिएबल हम लेंगे, टाइप 2, टाइप आर्ग्यूमेंट 2। तो इस तरह से n टाइप तक और n आर्ग्यूमेंट्स तक हम इसमें लिख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट होता है फंक्शन बॉडी दैट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड ब्रासेस। मतलब जो फंक्शन बॉडी होता है उसके अंदर हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को उसमें रखते हैं। अब यूजर डिफाइंड डेटा फंक्शंस का सिंटैक्स हम देखते हैं। तो सिंटैक्स हम किस तरह से लिखते हैं, तो एक बात क्लियर यहाँ पर करना चाहूंगा कि फंक्शंस के अंदर में तीन चीजें मेन होती है। एक तो फंक्शन डिक्लेरेशंस होता है, दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन होता है, और तीसरा होता है फंक्शन कॉल। मतलब फंक्शन को सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन देते हैं, और डेफिनेशन देने के बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन डेफिनेशन का यूजर
यूजर डिफाइंड फंक्शंस का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से बनाया हुआ। यहाँ पर वाइड जो है एक नल टाइप का डेटा टाइप है, और फंक्शन नेम जो भी हम फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं वो, फिर पेरेंथेसिस, फिर इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर फंक्शन डेफिनेशंस। फंक्शन डेफिनेशंस मतलब हम फंक्शन को पूरा डिफाइन करेंगे कि किस तरह से फंक्शन हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट में ये फंक्शन हेडर है ना। फंक्शन हेडर का मैंने पहले भी बताया कि फंक्शन हेडर जो है वो एक सिंगल लाइन में लिखी जाती है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स के टाइप और फंक्शन नेम और रिटर्न वैल्यू को हम शो करते हैं, और इस तरह से इसका पूरा फंक्शन का बॉडी यूज करते हैं। तो ये फंक्शन के दो पार्ट हो जाते हैं, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। तो ये पूरा एक जो है फंक्शन डेफिनेशंस कहलाता है, जहां पर हम फंक्शन के द्वारा हम क्या काम करना चाह रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए पूरी डेफिनेशन से लिखते हैं। फिर इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर में फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पर फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से यूजर द्वारा जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसका सिंटेक्स होता है। इस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशंस मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस के दो मेन कंपोनेंट है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? तो फंक्शन एवरी फंक्शन इन सी प्रोग्राम शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड। मतलब कोई भी फंक्शन जो है सी के अंदर में यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। तो जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं उसी को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स कंपाइलर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम। मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो कंपाइलर का एक इंफॉर्मेशन फंक्शन इंफॉर्मेशन देता है, जैसे फंक्शन नेम, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू बी पास्ड एंड आर्ग्यूमेंट रिटर्न। मतलब जो भी फंक्शन नेम है उसमें जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है और वैल्यू जो रिटर्न होनी है, इनके एक इंफॉर्मेशन कंपाइलर्स को देता है। और यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं। तो पहले भी मैंने बताया कि फंक्शन को एक टाइप रिटर्न देते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और डेटा टाइप के साथ में। तो इस तरह से फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन हैज टू कंपोनेंट्स, द फंक्शन हेडर एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है और इसके जो दो कंपोनेंट है, हमने पहले भी देखा कि फंक्शन हेडर क्या होता है और बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हेडर एक सिंगल लाइन में जो हम फंक्शन का टाइप रिटर्न और आर्ग्यूमेंट का जो सिंटेक्स हम लिखते हैं, तो इस तरह से हमारा जो है ये फंक्शन हेडर कहलाता है। और इसके अंदर जो ब्रासेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम फंक्शन बॉडी कहते हैं। तो इट टेल्स अबाउट what function is doing, what are its input and what are its output। तो फंक्शंस के जो हम देख रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन में, जिसमें कि इसके इनपुट क्या होंगे और इसके आउटपुट क्या होंगे, ये हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हेल्प टू डिकम्पोज द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल सेगमेंट व्हिच मेक्स प्रोग्रामर इजी टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड डिबग। मतलब जो एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड यानी कि समझने और उसको मेंटेन करने और एरर फाइंड करने के लिए, जो भी प्रोग्राम के अंदर एरर आ रही है उस एरर को सर्च करना, फाइंड करना और उसको ट्रेस करने में आसानी हो जाती है। तो ये एक एडवांटेजेस है फंक्शन बनाने का। इफ रिपीटेड कोड अकर्स इन ए प्रोग्राम, यदि हमारे प्रोग्राम में रिपीटेड कोड यानी कि कुछ स्टेटमेंट जो है बार बार आ रहे हैं, तो उन प्रोग्राम रिपीटेड कोड को हम एक सेपरेट जगह में डिफाइन करें तो उसे हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शन कैन बी यूज टू इंक्लूड दोज कोड्स एंड एग्जीक्यूट व्हेन नीडेड बाय कॉलिंग दैट फंक्शंस। तो जब हमको इस
तरह के कोड की आवश्यकता होगी तो उस फंक्शन की जगह वहां से हम इन स्टेटमेंट को कॉल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह की फैसिलिटी हमको फंक्शंस के द्वारा मिल जाती है, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। प्रोग्रामर वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट कैन डिवाइडेड द वर्कलोड बाय मेकिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो प्रोग्रामर जो है किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो वर्कलोड को डिवाइड करने में एक आसान हो जाता है और डिफरेंट तरह के फंक्शंस वो बना सकें। तो इस तरह से फंक्शंस के एडवांटेजेस है कि किस तरह से हम फंक्शंस का हमारे प्रोग्राम में यूज करके हम उसका एडवांटेज ले सकें। अब कॉलिंग मैकेनिज्म देखते हैं कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए दो तरीके होते हैं, फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू और फंक्शंस कॉल बाय रेफरेंस। तो हम पहले देखते हैं फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू। तो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू इज द डिफॉल्ट वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन इन सी प्रोग्राम। तो जैसे हम कोई फंक्शंस बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं तो एक डिफॉल्ट जो वे होता है या तरीका होता है वो कॉल बाय वैल्यू होता है। तो फंक्शंस को कॉल करने से पहले हमको दो टर्मिनोलॉजी समझना होगा। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और दूसरा होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। द वेरिएबल आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो फंक्शंस कॉल होता है वहां पर जो आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं उसको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट द वेरिएबल डिक्लेयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप। जो फंक्शन जहां पर फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन डेफिनेशन देते हैं वहां पर जो आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें एक फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ, यहाँ पर इंटीजर टाइप का फंक्शन हमने बनाया add to int, ये फंक्शन नाम है जिसमें हम एक दो डेटा टाइप लिया जो इंटीजर टाइप के हैं और इनको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशंस। यहाँ पर मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन के अंदर में हमने वेरिएबल्स यहाँ पर n1 और n2 दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिनके डेटा टाइप जो है इंटीजर टाइप है और इनको 10 और 20 से वैल्यू असाइन कर दिया और एक तीसरा वेरिएबल लिया सम। तो सम, यहाँ पर हम सम फाइंड करेंगे इन दो वैल्यू की। तो सबसे पहले हमने सम लिखा इक्वल टू एड टू इंट्स, मतलब ये एक फंक्शन हमारा जो है वो कॉल हो रहा है। यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग हो रही है ना। तो कंट्रोल जो है हमारा फंक्शन, जैसे ये फंक्शन आता है तो फंक्शन के बाद हमारा फंक्शन डेफिनेशन पर कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा कि इसके अंदर जो वेरिएबल लिए हुए हैं, है ना, और इस फंक्शन कॉलिंग में जो वेरिएबल लिए हुए हैं, तो जो फंक्शन कॉलिंग में जो वेरिएबल लिए हैं इनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल्स का मीनिंग लगभग सेम है। तो यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए, जो वेरिएबल लिए, उनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कॉलिंग होगी तो जो फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन है, तो फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल हमने यूज किए हैं इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फॉर्मल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर ये जो है ये फंक्शन बॉडी कहलाएगी। इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ रिटर्न a प्लस बी, है ना, तो इसका मतलब जो है कि इस दो वेरिएबल्स जो है इंटीजर टाइप है और यहाँ पर भी हमने इंटीजर टाइप ही लिया है ताकि हमारे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हमने टाइप भी हमने सेम ली है। और एक बात इसमें यह है कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में जो फॉर्मल वेरिएबल और एक्चुअल वेरिएबल होते हैं इनके जो डेटा जहां पर जो वैल्यू स्टोर होगी उनका मेमोरी लोकेशंस वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर इंटीजर a प्लस बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो दो वैल्यू को सम करने के लिए वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करेगा। तो जैसे ये वापस जाएगा तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन पर, प्रिंटफ फंक्शन पर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सम ऑफ, तो आउटपुट में देखें यहाँ पर सम ऑफ लिखा हुआ आएगा, है ना। तो परसेंटेज डी यानी कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यू जो n1 की है, फिर एंड फिर परसेंटेज डी, तो यहाँ सेकेंड वाली वैल्यू आएगी,
तो सेकेंड वाली, फिर इज, फिर परसेंटेज डी, तो मतलब थर्ड वाली वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ वेरिएबल दे रहे हैं उन वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी। तो थर्ड वैल्यू जो आएगी वो सम की वैल्यू आएगी, और सम जो है यहाँ से वैल्यू जो है यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो सम मतलब इज इक्वल टू, ये फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, फंक्शन में दो वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना है, प्लस करना है। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट होगा वो इस तरह से आउटपुट हमारा दिखाई देगा सम। तो ये एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की एक सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। अब हम देखते हैं फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू। व्हेन वी पास द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जब हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं वाइल कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पर जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, देन दिस इज नोन एज फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। मतलब जो ये प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं, या ये मैकेनिज्म जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम किसी वैल्यू के द्वारा। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर कॉपीड टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी किसमें, फॉर्मल वेरिएबल में यहाँ पर। तो इस तरह से जो कॉल बाय वैल्यू में है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के जो वैल्यू होगी वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी हो जाएगी। और एक ये सिंपल एक और प्रोग्राम हमने बनाया जहां पर फंक्शंस, यहाँ पर एक फंक्शंस हमने इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया और उसमें एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और वेरिएबल को एक से बढ़ा दिया, यानी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसमें +1 हो जाएगी, यानी कि 1 बाय इंक्रीमेंट हो जाएगा। और उस वेरिएबल की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट होकर उसको रिटर्न करेगा। रिटर्न होने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर जहां पर फंक्शन कॉल होगा वहां पर ये वैल्यू पहुंच जाएगी। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी यहाँ से इस फंक्शन से, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है यहाँ पर उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब इंटीजर num1 की वैल्यू जो है 20 है, तो जब पहली बार num1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको यहाँ ले जाएगा, मतलब हमारे जो है एक्चुअल पैरामीटर जो है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे फॉर्मल पैरामीटर में, और फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 20 + 1 यानी कि ये 20 + 1 यानी कि 21 हो जाएगा। तो 21 वैल्यू यहाँ पर आएगी, 21 रिटर्न में, फिर ये वैल्यू जो है इस तरह से यहाँ पर आएगी और num2 में जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर देखो अब प्रिंट अप फंक्शन लिया तो num1 की वैल्यू जो पहले वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा लेंगे और 20 आ जाएगा। उसके बाद num2 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, तो num2 की वैल्यू जो है अब 21 आ गई, तो 21 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन कॉल बाय वैल्यू से हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू जो है वो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए वेरिएबल के एड्रेस का रेफरेंस लेकर उसकी वैल्यू को कॉल करते हैं। तो इसमें जो है कॉल बाय रेफरेंस में जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उनका जो मेमोरी एड्रेस जो होगा वो सेम होगा, फॉर्मल पैरामीटर का भी और एक्चुअल पैरामीटर का। तो इसलिए केवल वेरिएबल के रेफरेंस से ही हम इसकी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल आर्गुमेंट, मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट में डायरेक्ट हम वैल्यू को पास कर देते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस लेने के लिए जो जैसे हमने यहाँ पर एक ये फंक्शन हमने स्वेप का फंक्शंस बनाया, एक सिंपल प्रोग्राम है ये जिसमें दो वैल्यू को हम स्वेप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बनाया है जहां पर एक वेरिएबल इंटीजर लिया, इंटीजर बी भी लिया और इनका एक पॉइंटर वेरिएबल हमने इसको डिक्लेयर किया। तो पॉइंटर वेरिएबल से मतलब ये है ये एड्रेस शो करेगा कि ए का एक वेरिएबल ए की एड्रेस
और वेरिएबल बी की एड्रेस। तो यहाँ पर एक इंटीजर टेम्प वेरिएबल लिया हमने, तो टेम्प, तो सबसे पहले ए की वैल्यू को हमने टेम्प में पास कर दिया। अब जो बी की वैल्यू है वो ए में पास कर दिया। अब जो ए की वैल्यू टेम्प में पास की थी हमने, उसको हमने बी में पास कर दिया। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम मेन फंक्शन देखते हैं जहां पर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई दो तरह के वेरिएबल हमने यूज किए। अब सबसे पहले हम बिफोर स्वेपिंग, मतलब सबसे पहले जो बिना स्वेपिंग किए जो वैल्यू है उसको हम शो करेंगे। तो बिफोर स्वेपिंग में इस तरह से वैल्यू आउटपुट में दिखेगी और फिर बाद में स्वेपिंग की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो स्वेपिंग की वैल्यू डिस्प्ले कैसे होगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी रिटर्न होकर वो वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो इंटीजर जो x और y की वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो जब पहली बार वैल्यू 2 थी तो वो 2 की वैल्यू y में चली जाएगी, सॉरी y 2 की वैल्यू, यहाँ x को हमने a मान लिया, तो 2 की जो x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गई टेम्प में चली गई। अब टेम्प की अब जो b की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू, वो a में चली जाएगी, मतलब y की वैल्यू जो है यहाँ पर x में आ जाएगी। और अब जो टेम्प वाली जो वैल्यू थी वो बी में चली जाएगी, मतलब हमने जो टेम्प में अलग से जो वेरिएबल यूज किया हुआ है, यहाँ की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यानी कि ये जो 2 की वैल्यू जो थी वो यहाँ पहले हमने इसको पास किया था, और क्योंकि वेरिएबल हमारा जो है एक स्टोरेज है जिसको हमको खाली करना जरूरी है, तो हमने पहले इसको खाली किया। तो इसको खाली करने के लिए हमने यहाँ पर उसको वैल्यू पास किया। अब पास करने के बाद ये खाली हो गया, तो अब y की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने ट्रांसफर किया। अब जो है अब यहाँ पर जो वैल्यू थी वो y में ट्रांसफर किया। इस तरह से वैल्यू को स्वेप किया और एक फंक्शन हमने बनाया और कॉल बाय रेफरेंस से हमने वेरिएबल को कॉल किया। अब देखते हैं स्टोरेज क्लासेस इन फंक्शंस, मतलब हमारे फंक्शंस के अंदर में स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। तो एक स्टोरेज क्लास जो है किसी वेरिएबल की एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोरेज क्लास का उपयोग करते हैं। तो स्टोरेज क्लास रिप्रेजेंट द स्कोप एंड लाइफ स्पान ऑफ वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल जहां पर हम उपयोग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उस, मतलब वेरिएबल का यूज करना उसका स्कोप कहलाता है, और उसके लाइफ स्पान यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस, कितना एग्जिस्टेंस है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोरेज क्लास हम यूज करते हैं। इट ऑल्सो टेल्स हु कैन एक्सेस ए वेरिएबल एंड फ्रॉम वेयर, मतलब स्टोरेज क्लास से हमको ये पता चलता है कि कौन एक्सेस कर रहा है और कहां पर इसका उपयोग हो रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग हैज ए कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लास which are used to define the scope या visibility and lifetime of variables and or functions, मतलब किसी भी variables या functions की visibility और उसके लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास स्टोरेज क्लास यूज करते हैं। There are 4 different types of storage classes, 4 तरह के क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर। अब इन चारों क्लासेस को जो प्रोग्राम में लिखेंगे तो उनके लिए कीवर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक के लिए ऑटो, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न, स्टैटिक के लिए स्टैटिक और रजिस्टर के लिए रजिस्टर। पहला स्टोरेज क्लास है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से हम ये समझते हैं कि द वेरिएबल डिफाइंड यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमको ऑटो स्टोरेज क्लासेस डिफाइन करनी पड़ती है। ऑटो स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, मतलब ऑटोमेटिक जो स्टोरेज क्लासेस होती है उसको ऑटो से स्टैंड करते हैं। द कीवर्ड ऑटो, ऑटो एक कीवर्ड है, इज नॉट रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के शुरुआत में हमको ऑटो कीवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। The scope of an auto variable is limited with the particular block only, मतलब जो ऑटो कीवर्ड का जब हम यूज करेंगे, ये सॉरी ऑटो वेरिएबल का जब यूज करेंगे तो उसका स्कोप जो है लिमिटेड होता है, किसी पार्टिकुलर ब्लॉक में ही उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऑटो इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल्स, मतलब केवल लोकल वेरिएबल्स के लिए ऑटो कीवर्ड का, ऑटो वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे।
ऑटो कैन बी यूज्ड विद इन फंक्शंस, मतलब ये केवल फंक्शंस के अंदर में ही यूज होगा और इसलिए इसे हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये फंक्शंस हैं, फंक्शन बॉडी, इसमें हमने दो वेरिएबल लिया, इंटीजर काउंट और इंटीजर मंथ, तो इसको हमने ऑटो कर दिया। तो ऑटो कीवर्ड लिखने के इतने मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो द एग्जाम्पल अबव डिफाइंस टू वेरिएबल्स विद द सेम स्टोरेज। यदि हमने कीवर्ड लगाया और यदि नहीं भी लगाया तब भी उनके जो स्टोरेज होगा वो सेम होगा। अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास देखेंगे। तो एक्सटर्नल जो स्टोरेज क्लास होगी वो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए यूज करेंगे, और एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड अबव द मेन फंक्शंस, मतलब मेन फंक्शंस के पहले हम ग्लोबल एक्सटर्नल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए हम इसको ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। अब सो द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शंस, मतलब किसी भी फंक्शंस के द्वारा ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मेन फंक्शंस में इसको यूज नहीं होगा, मतलब इसका जो डिक्लेरेशन है वो मेन फंक्शन से पहले होता है, इसलिए इसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। और इसका एक्सेस किसी भी फंक्शन में और किसी भी दूसरी फाइल में भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में वेरिएबल का एक्सेस करना है तो हम ग्लोबल वेरिएबल को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, सेम फोल्डर में होनी चाहिए। द कीवर्ड फॉर ए वेरिएबल टू डिक्लेयर अंडर एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल कीवर्ड के द्वारा हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास डिफाइन करते हैं। तो यहां पर भी एक सिंपल प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको भी आप देखें। स्टैटिक क्लास स्टोरेज क्लास, तो स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिफाइंड विद इन इंडिविजुअल फंक्शंस, मतलब स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास हमारे जो डिफाइन होगी वो इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर होगा, है ना। तो दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए ग्लोबल वेरिएबल, मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल जैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसका एक्सेस हम बाहर भी कर सकते हैं। स्टैटिक इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए ये स्टैटिक जो है डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। द टू वेरिएबल्स बिलो बोथ हैव ए स्टैटिक क्लासेस काउंट एंड रोड, मतलब दोनों जो है स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस है, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर, इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा, लेकिन ये जो है फंक्शन के बाहर है, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाएंगे, इसलिए ये भी सेम स्टोरेज होगी। स्टैटिक कैन आल्सो बी डिफाइंड विद इन ए फंक्शन, तो इसको हम केवल फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ दिस इज डन द वेरिएबल इज इनिशियलाइज, यदि ऐसा होगा तो वेरिएबल जो है इनिशियलाइज होगा एट कंपाइलेशन टाइम, कंपाइलेशन टाइम पर वो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। नेक्स्ट, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, रजिस्टर इज यूज्ड टू डिफाइन लोकल वेरिएबल दैट शुड बी स्टोर्ड इन ए रजिस्टर इंस्टेड ऑफ रैम। रजिस्टर एक वेरिएबल की जो वैल्यू हम देते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, जो भी हम वैल्यू वेरिएबल में डालते हैं तो उसको टेम्परेरी स्टोर करने के लिए रैम की यूजिबिलिटी है। तो इसके बजाय हम रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस का भी यूज कर सकते हैं, और यह एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। दिस मीन्स दैट द वेरिएबल हैज ए मैक्सिमम साइज इक्वल टू द रजिस्टर, तो जो भी रजिस्टर की जो मैक्सिमम साइज होगी उसका यूज होगा। तो एक ये फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर जो है रजिस्टर और एक वेरिएबल हमने दिया। रजिस्टर शुड ओनली बी यूज्ड फॉर वेरिएबल्स दैट रिक्वायर क्विक एक्सेस सच एज काउंटर, मतलब एक क्विक एक्सेस के लिए रजिस्टर वेरिएबल का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने फंक्शंस, सी प्रोग्रामिंग के अंदर में फंक्शंस को हमने देखा कि किस तरह से फंक्शंस का जो है डिक्लेरेशंस होता है, डेफिनेशंस होता है, फंक्शन कॉलिंग होती है,
फंक्शंस को किस तरह कितने वे में कॉल करते हैं, तो फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और फंक्शंस के क्लास स्टोरेज क्लासेस हमने देखा, ऑटोमेटिक और स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। इस तरह से हमने ये सारी चीजें सीखी। यदि आपको इस क्लास के अंदर कोई क्वेश्चंस करना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिखें और पूछें, तो जिससे कि मैं और भी इसके क्वेश्चंस के जवाब आप तक पहुंचा सकूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेक्चर्स, मोर लेक्चर्स, और थैंक यू।